अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको लर्निंग विद उस्ताद जी में खुशामदीद। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड को ब्रीफली देखेंगे। पहला लेक्चर मैंने 1935 के एक्ट से लेके फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन तक का बना के अपलोड कर दिया है। जिस स्टूडेंट ने वो नहीं देखा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के लेक्चर में हम 1962 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीफ देखेंगे, उनके आर्टिकल्स, फीचर्स, वो किसने और कब प्रेजेंट किए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जिनके बारे में वन पेपर एमसीक्यूज़ के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बैकग्राउंड देखेंगे कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकग्राउंड क्या था। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को लगाया। उस मार्शल लॉ के लगने से जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1956 का, वो एब्रोगेट हो गया। और फिर उसके बाद जो मुल्क की बागडोर थी वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल अयूब ख़ान ने संभाल ली, और फिर उसने एक बेसिक डेमोक्रेसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके तहत इलेक्शन करवाए गए। इलेक्शन करवाने के बाद जो लोग सिलेक्ट किए गए उनसे प्रेसिडेंशियल रेफरेंडम के थ्रू 1960 के अंदर वो सदर बन गए। अयूब ख़ान के सदर बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले एक कमीशन बनाया ताकि मुल्क को चलाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा सके। और इस कमीशन का जो हेड थे वो उस वक़्त के जस्टिस शहाबुद्दीन थे। इस कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट मई 1961 को पेश की, और इस 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को 8 जून 1962 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर जो थे वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसके अंदर भी एज अ प्रीएम्बल के तौर पर शामिल की गई। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में ज़्यादातर इस्लामिक प्रोविजंस और बेसिक राइट्स के बारे में बात की गई थी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के 250 आर्टिकल थे, 3 शेड्यूल थे। इस कॉन्स्टिट्यूशन में पहली बार पाकिस्तान का नाम जस्ट रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया, मगर फिर बाद में लोगों ने इंटरफेयर किया कि ये मुल्क इस्लामी है, तो फिर अमेंडमेंट के थ्रू पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया गया। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तहत था। क्योंकि उस वक्त अयूब ख़ान सदर थे और वो चाहते थे कि सदर के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स हों, इसलिए उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1962 का, इसको प्रेसिडेंशियल फॉर्म में रखा। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यूनिकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम था। सिर्फ एक आइन था, एक ऐवान था पार्लियामेंट का, और ये एक फेडरल सिस्टम था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उर्दू और बंगाली को नेशनल लैंग्वेज के तौर पर रखा गया। इस कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस्लामिक प्रोविजंस की एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का काम ये देखना था कि कोई लॉ और अमेंडमेंट इस्लाम के दायरा कार से बाहर ना बने। तो इस्लामिक प्रोविज़न स्पेसिफिकली इस कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन भी ज़्यादा नहीं चल सका। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो एब्रोगेट हो गया जब जनरल अयूब ख़ान ने रिज़ाइन करके जो पावर्स थी वो जनरल याहिया ख़ान को दे दी 26 मार्च 1969 को। और जनरल याहिया ख़ान ने मुल्क में एक बार फिर से मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ लगने से जो 1962 का आइन था वो एब्रोगेट हो गया। जैसे ही जनरल याहिया ख़ान ने मार्शल लॉ लगाया तो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो ख़त्म हो गया, और नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत एक सिस्टम बनाया गया। और उसी सिस्टम के तहत 1970 के अंदर जनरल इलेक्शन हुए, और जैसे जनरल इलेक्शन होने के बाद जो पावर्स थी वो 20 दिसंबर 1971 को भुट्टो को ट्रांसफ़र कर दी गई।
भुट्टो ने एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बना के 21 अप्रैल 1972 को मुल्क को चलाना शुरू किया और साथ में ही उसने एक कमेटी बना दी। ये कमेटी अप्रैल 1972 के दौरान को बनाई गई। इस कमेटी का काम था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए और इस कमेटी ने अपना फाइनल ड्राफ्ट जो था वो 10 अप्रैल 1973 को अप्रूव करवा लिया। और ये जो अप्रूव करवाने के बाद नया कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त 1973 को लागू हो गया मुल्क में और आज भी यही कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करते हैं। जो 1973 का आइन है इसमें 280 आर्टिकल्स हैं और 6 शेड्यूल्स हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एज अ प्रीएम्बल के तौर पर शामिल किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और इसमें सदर की जो पावर्स थी वो वज़ीर आज़म से कम थी। वज़ीर आज़म हेड ऑफ द गवर्नमेंट था और सदर जो था वो हेड ऑफ स्टेट था। ये कॉन्स्टिट्यूशन भी पिछले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन की तरह फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। पहली बार इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेशन जो थी वो मुतारफ़ करवाई गई, यानी कि पार्लियामेंट के 2 हाउस थे, सेनेट और नेशनल असम्बली। अब मौजूदा दौर में सेनेट के जो मेंबर हैं वो 96 हैं और नेशनल असम्बली के 42 हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंसेस का स्ट्रक्चर दिया गया, प्रोविंशियल को ऑटोनॉमीज़ दी गई, मगर 18वीं तरमीम 2010 में की गई थी, उसमें सूबे जो थे वो ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। नेशनल लैंग्वेज उर्दू रखी गई और ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेज़ी रखी गई इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। डियर स्टूडेंट्स, 1973 के आइन में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ऐड किया गया 2002 में 9/11 के बाद कि मुल्क के अंदर कोई भी डिज़ास्टर होता है तो उसको ये जो काउंसिल होगी वो डील करेगी। इसके बाद जुडिशरी जो थी वो उसको इंडिपेंडेंट रखा गया, एक सुप्रीम कोर्ट और हर प्रोविंस के अंदर एक हाई कोर्ट जो थी उनको बनाया गया। मुल्क का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग 1973 के आइन में इस्लाम को एज अ स्टेट रिलीजन लिखा गया और इसके अंदर मुसलमान की डेफिनेशन दी गई। मैंने इसके ऊपर आगे अमेंडमेंट्स के ऊपर एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मुसलमान की डेफिनेशन की वजह ये थी कि दूसरी अमेंडमेंट की गई थी जिसमें कादियानी को नॉन मुस्लिम करार दिया गया, क्योंकि कादियानी जो है वो ख़त्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते। इसलिए मुसलमान वो होगा जो अल्लाह ताला की हाकमियत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानेगा। और इसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी था। इससे पहले वाले जो दोनों आइन बने थे उनके अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट का मुसलमान होना ज़रूरी था, प्राइम मिनिस्टर का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं रखा गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी लॉ कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनाया जा सकता। स्टूडेंट्स, ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे। अब हम आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो 1 पेपर MCQ में, वो FPSC हो, PPSC हो, NTS हो, कोई भी 1 पेपर हो उसके अंदर ये बहुत बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर जो 2 है वो ये बताता है कि इस्लाम इज़ अ स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल नंबर 6 जो है वो गद्दारी के बारे में डील करता है। ये 18वीं तरमीम के अंदर ये वाली शिक ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके ऊपर परवेज़ मुशर्रफ के ऊपर भी केस चला था कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करके 1999 के अंदर गद्दारी की है। आर्टिकल नंबर 8 जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किसी भी तरह से वाइड नहीं किए जा सकते। आर्टिकल नंबर 9 जो है वो कहता है कि किसी भी इंसान की आज़ादी को किसी भी तरह से डिप्राइव नहीं कर सकते हम। आर्टिकल नंबर 10 जो है वो कहता है कि किसी इंसान को बग़ैर वजह के आप
अरेस्ट नहीं कर सकते। आर्टिकल नंबर 10A जो है वो राइट टू फेयर ट्रायल देता है। आर्टिकल नंबर 11 जो है वो स्लेवरी और फोर्स लेबर को प्रोहिबिटेड करवाता है। आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में है। आर्टिकल नंबर 19A के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 25 जो है वो इक्वालिटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन देता है। आर्टिकल नंबर 25A राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है। आर्टिकल 243 कमांड आर्म्ड के पाकिस्तान के अंदर जो 3 आर्मीज़ हैं, नेवी, मिलिट्री और एयरफोर्स, उन सब का जो कमांड लीडर होगा वो प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल नंबर इस चीज़ को बताता है। आर्टिकल नंबर 245 जो है वो कहता है कि अगर मुल्क के अंदर सिविलियंस को कोई मुश्किलात पेश आ जाएं तो आर्मी उनको एड करेगी। और नेशनल लैंग्वेज के बारे में जो आर्टिकल है वो 251 है। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।